आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के अंदर पेज लेआउट टैब। एक्सेल के अंदर जब पेज लेआउट टैब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि हम अपनी शीट के ऊपर कोई भी थीम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पेज का सेटअप कैसे सेट कर सकते हैं। यानी पेज के सेटअप से मुराद ये है कि आपके उसका साइज़, उसकी ओरिएंटेशन और इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेज का बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं, स्केल टू फिट, यानी हमारा डाटा अगर एक शीट से ज़्यादा जा रहा है विड्थ वाइज या हाइट वाइज, तो हम उसे एक शीट के अंदर कैसे सेट कर सकते हैं, डाटे को एक शीट के अंदर कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो हम स्केल टू फिट में देखेंगे। उसके बाद शीट ऑप्शन हमारे पास है। शीट के अंदर हमने देखना है कि शीट राइट टू लेफ़्ट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ग्रिड लाइंस वगैरह कैसे व्यू उसको प्रिंट कैसे किया जा सकता है, उसकी हेड लाइंस को कैसे व्यू और प्रिंट आउट किया जा सकता है, वो देखेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं। ये एक एक्सेल शीट है जी, और एक मैंने डाटा लिया हुआ है। आप कोई भी डाटा ले सकते हैं इसको समझने के लिए। मैंने एक समझाने के लिए एक थोड़ा सा डाटा लिया, एक टेबल बना हुआ है जिसमें रिज़ल्ट शीट बनाई हुई है कंप्यूटर क्लास की। तो इसको हम मैनेज करेंगे कि इस डाटे को हम तमाम चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे अप्लाई की जा सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम पेज लेआउट टैब में देखते हैं तो हमारे पास थीम्स का ऑप्शन है। थीम्स, अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ये थीम्स सर जब हम अप्लाई करते हैं अपने डाटा के ऊपर तो ये अप्लाई नहीं होती। तो इसको अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको डाटे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही इस डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, डाटा मैंने लिया था, काफ़ी ज़्यादा डाटा लिया था, ये देखें, चलो इतना डाटा काफ़ी है, मैं इतना डाटा सेलेक्ट कर लिया। और जब मैं इस पर थीम पर जाऊंगा तो मैं कोई भी थीम अप्लाई करूंगा तो आप लोग देखोगे थीम अप्लाई नहीं हो रही। आप लोग कहोगे डाटा तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ डाटे का कंटेंट चेंज हो रहा है, इसके अंदर बाकी चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही। जैसे आप देखो इस थीम के अंदर आपको ब्लू टच नज़र आ रहा है, कलर नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको टेक्स्ट का कलर नज़र आ रहा है, तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ डाटा चेंज हो रहा है। तो जब भी आप लोगों ने थीम्स अप्लाई करनी है तो थीम अप्लाई करने से पहले आपको अपना टेबल का जो डाटा है इस पे कुछ स्टाइल अप्लाई करने पड़ेंगे। जब तक आप कोई स्टाइल अप्लाई नहीं करेंगे आप उस पर थीम अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको डाटे को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसके होम टैब पे जाऊंगा। होम टैब के अंदर आपको सेल के स्टाइल ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, ठीक है। आप इस पर आप कोई भी सेल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये जो डाटा है, ये जो रिजल्ट शीट और कंप्यूटर क्लास है, इस पे मैं सेल स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ टाइटल, क्लियर। और ये जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स पे मैं अप्लाई कर देता हूँ सेल स्टाइल हेडिंग 1, क्लियर। इसके अलावा मैं ये डाटा है इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, कोई भी डाटा थोड़ा सा लेके इसके ऊपर मैं सेल स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला, क्लियर। और मैं ये जो डाटा है इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ कोई डाटा, से समझाने के लिए ले रहा हूँ सेल स्टाइल। मैं कोई भी मतलब मैं इसमें से चले, क्लियर होगी बात। तो ये जो मिस होगी, चलो कोई बात, ये आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने अब एक शीट के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई किए हैं, क्लियर। अब अगर मैं इस शीट को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें मैं इस शीट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं अगर पेज लेआउट में जाता हूं और थीम के ऑप्शन पे जाता हूं तो अब आप लोग देखोगे, देखिए जैसे ही मैंने थीम चेंज की उसका कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। नजर आ रहा है आपको तमाम ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि डिफरेंट कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, तमाम चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो अगर आप शीट के ऊपर अपना कोई थीम अप्लाई करना चाहते हैं तो आप थीम तब अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप अपनी शीट्स के को पहले कोई सेल स्टाइल देंगे। जब तक आप सेल स्टाइल नहीं देंगे आपकी शीट के ऊपर कोई भी थीम अप्लाई नहीं होगी। इसके अलावा आप देखेंगे अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो थीम के साथ ये कलर का ऑप्शन है, ये सिर्फ कलर को चेंज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस पर जाता हूँ तो आप लोग देखो डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं डिफरेंट कलर्स अप्लाई करता जा रहा हूँ सिर्फ कलर चेंज हो रहे हैं, डाटा चेंज नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर मैं फॉन्ट पे जाता हूँ तो आप लोग देखोगे इसमें फॉन्ट चेंज हो रहा है, अब फॉन्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। फॉन्ट के आपके पास बहुत सारे स्टाइल पड़े होते हैं। अगर आप लोग देखो इधर होम के अंदर भी आपके पास फॉन्ट स्टाइल पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली ये पेज लेआउट का फंक्शन है इसमें आपको तमाम शीट का जो
फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? और जो ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट आपके उस पेज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये किसी और जगह पे आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस शीट पे अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं मार्जिन की तरफ। मार्जिन बेसिकली क्या होता है? मार्जिन जाने से पहले हम अपनी शीट को ज़रा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं, जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी डाटे की, इस यहाँ पर। ठीक है, और मैं इस डाटे को यहाँ से उठा के सैंपल के तौर पे डाटा थोड़ा है, शायद टेबल ज़्यादा है, चलिए बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा डाटा पड़ा हुआ है। क्लियर? अब मैं ये चाहता ये हूँ कि ये डाटा जो है इसका एक होता है मार्जिन। मार्जिन होता है टॉप से भी देखते हैं हम, बॉटम से भी देखते हैं, राइट से भी देखते हैं और लेफ्ट से भी देखते हैं, जैसे मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दिखाया था। अगर हम इसके मार्जिन को देखें तो आपको मार्जिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा। ये मार्जिन कहाँ पर नज़र आता है? मार्जिन आपको आता है प्रिंट एरिया में नज़र आता है। तो प्रिंट एरिया में देखने के लिए हम क्या करेंगे? फाइल पे जाएंगे और प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आप लोग देखोगे आपको लेफ्ट साइड पे भी मार्जिन नज़र आ रहा है, टॉप पे मार्जिन नज़र आ रहा है, राइट पे भी मार्जिन नज़र आ रहा है। ये मार्जिन ऐसे होता है जैसे एक पेज का हाशिया होता है ना, यानी आप हाशिया लगाते हैं, और ये हम मार्जिन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम इस पेपर का या इस शीट का प्रिंट लेना चाहते हैं और प्रिंट को हम कोई बुक की शक्ल देना चाहते हैं या कोई बाइंडिंग करना चाहते हैं, तो बाइंडिंग के अंदर अक्सर आप लोग देखा होगा कि वर्ड्स बाइंडिंग के अंदर आ जाते हैं। जब वर्ड्स बाइंडिंग के अंदर आ जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ये होता है कि हमारे वर्ड्स जो है नज़र नहीं आते, तो हम क्या करते हैं अपने लेफ्ट साइड से, अगर हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड से, अगर उर्दू लिख रहे हैं तो राइट साइड से मार्जिन छोड़ते हैं, ताकि जब हम बाइंडिंग करवाएं तो हमारा डाटा जो है वो हमारी बाइंडिंग के अंदर ना आए। ठीक है, इसको और भी डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। पेपर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कहीं से आप टॉप से मार्जिन ज़्यादा छोड़ देते हैं, कहीं से लेफ्ट से ज़्यादा मार्जिन छोड़ देते हैं, कहीं से राइट से ज़्यादा मार्जिन छोड़ देते हैं, कहीं से बॉटम से मार्जिन छोड़ देते हैं। ये आपकी पेपर की रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा आप प्रिंट लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? इस मार्जिन को अगर हम लोग देखो तो आप लोग देखो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, मार्जिन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये नो स्केलिंग है, पोर्ट्रेट है, इसमें पेज सेटअप पे चले जाएं। पेज सेटअप के अंदर आपको ये मार्जिन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब मार्जिन के अंदर आप लोग देखो मैंने इसका लेफ्ट राइट टॉप कम किया हुआ है, पहले 0 किया हुआ है। ठीक है, ये जो डिफ़ॉल्ट होता है इसका 0.75 होता है। कितना होता है? चलो इसे 1 कर लेते हैं। ठीक है, टॉप से भी इसको 1 कर लेते हैं, राइट से भी इसको 0.7 किया हुआ है, बॉटम से भी इसको 1 कर लेते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो क्या होगा? ये देखिए मार्जिन चेंज हो गया। ठीक है, तो अब मार्जिन इसका पेज सेटअप में जाकर भी इसका मार्जिन सेट किया जा सकता है। तो बेसिकली मार्जिन हम क्यों यूज़ करते हैं? मार्जिन हमारा पेज का वो छोड़ा हुआ हिस्सा होता है जो टॉप से भी छोड़ा हुआ होता है, लेफ्ट से भी छोड़ा हुआ होता है, राइट से भी छोड़ा होता है और बॉटम से भी छोड़ा होता है। तो आप इसका मार्जिन यहाँ पर जाके सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग दोबारा इसको देखना चाहें तो आप लोग दोबारा इसके जाएँ पेज सेटअप के अंदर, मार्जिन के ऑप्शन के अंदर जाएं और इसको आप कम 0.75 कर दिया, यहाँ से 0.7 कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी 0.75 कर दिया और यहाँ से भी 0.75 कर दिया। ठीक हो गया, तो हम इसको 0.75 के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो अब आप इसे ओके करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली मार्जिन चेंज हो गया। तो आप इसका डाटा, ये मार्जिन इसलिए आपको यहाँ से ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी जो शीट है हमारी वो बिल्कुल तो हम स्टार्ट से सिलेक्ट नहीं की हुई, हमने थोड़ा सा शीट का फासला लिया हुआ है। तो इस तरीके से हम शीट का मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। वापस पेज लेआउट टैब में चले जाते हैं, आपको यहाँ डाटा नज़र आ रहा होगा हमारा। हम उसके नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन होती है कि आपने, एक होती है वर्टिकल साइड, एक होती है हॉरिजेंटल साइड। अगर आपका पेपर की सेटिंग आप वर्टिकल कर रहे हैं, वर्टिकल करते हैं यानी उसकी हाइट ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी, तो आप जो हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है एक्सेल की वो होती है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में क्या होता है? हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। हाइट से मतलब ये है, देखें आप लोग
कि हमारा पेज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तकरीबन 46 या 47 रो पे जाके ख़त्म हो रहा है। ये पेज के साइज़ के हिसाब से जो आपने पेज का साइज़ सेट किया हुआ है। और इसकी विड्थ अगर आप लोग देखें तो आपकी विड्थ ये आई कॉलम पे जाके ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो आपकी जब विड्थ आई कॉलम पे ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो डाटा है, जो ग्रेड्स और रिमार्क्स जो है, ये आपका शीट से डाटा बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब अगर पोर्ट्रेट लेते हैं, पेज को सेटअप पोर्ट्रेट लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो ग्रेड और रिमार्क्स का डाटा है ये आपका प्रिंट में नहीं आएगा। अगर आप अपने पेज की सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे एक बुक की शक्ल होती है, आप राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे होते हैं, आप उसे ओरिएंटेशन जो है आप करना चाहते हैं, इसकी लैंडस्केप करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको देखें, अब आप इसको देखिएगा, मैं प्रिंट प्रीव्यू में करके दिखाना पहले आपको। पोर्ट्रेट में आप लोग देखो कि इसमें आपको परसेंटेज तक कॉलम नज़र आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज तक टोटल नज़र आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के नेम और सीरियल नंबर ये कॉलम नज़र आ रहे हैं, अगले कॉलम नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो हमारी शीट से बाहर निकल रहे हैं। अगर हम वापस होम पेज लेआउट टैब में जाते हैं और पेज लेआउट टैब में जाकर हम ओरिएंटेशन इसकी सेट कर देते हैं लैंडस्केप, ठीक है। अब अगर आप लोग इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप लोग देखोगे कि अब आपको रिमार्क्स का कॉलम भी नजर आ रहा है और ग्रेड का कॉलम भी नजर आ रहा है। लेकिन इसमें हुआ क्या है, इसमें हमने पेज की डायरेक्शन चेंज कर दी है। यानी पहले हमारा पोर्ट्रेट था पेज, अब हमारा क्या आ गया, लैंडस्केप हो गया। यानी अब हमारी विड्थ ज्यादा हो गई है और हाइट कम हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए हमारी जो हाइट है, पहले वो 46 रो पे आ रही थी, अब हमारी पेज की जो लेंथ है वो कहाँ आ गई है, 34 रो तक आ गई है। यानी रोज जो उसकी हाइट है वो हमारी कम हो गई है, लेकिन विड्थ जो पहले हमारी आई कॉलम पे आ रही थी वो अब एल कॉलम तक पहुंच गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा पेज का हमने जो है विड्थ बढ़ा दी है और हाइट कम कर दी है। तो आप अपने पेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं और लैंडस्केप भी ले सकते हैं। उम्मीद है करते हैं आपको समझ आ गई होगी इस बात की। तो हम आगे चलते हैं, तो ओरिएंटेशन हम वापस पोर्ट्रेट पे ले आते हैं क्योंकि हम अगले जो हमारे ऑप्शन है उसको समझने में आसानी हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं साइज का। साइज का ऑप्शन हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर के अंदर, लेकिन इसके अंदर हम दोबारा बताते हैं। साइज बेसिकली आपके पेज का साइज होता है। पेज के साइज से मुराद ये है कि अगर आप अपनी शीट को प्रिंट लेना चाहते हैं, शीट का प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आप लोग ये देखेंगे कि प्रिंटर के अंदर आपके पास कौन से पेजेस अवेलेबल हैं या आप किस पेज के ऊपर अपना प्रिंट लेने जा रहे हैं। अगर आप प्रिंट लेने जा रहे हैं लेटर पेज के ऊपर, तो आप सेटिंग में क्या रखेंगे, लेटर। अगर आपके पास पेपर मौजूद है A4 साइज, तो आप क्या रखेंगे उसमें सेटिंग क्या करेंगे, A4 साइज के हिसाब से। अगर आपके पास है लीगल पेपर, तो आप सेटिंग कैसे रखेंगे, लीगल के हिसाब से रखेंगे। मतलब जो आपके पास पेपर प्रिंटर में मौजूद होगा, आप अपने पेज की सेटिंग उस सेटिंग के हिसाब से करेंगे। अगर आप उस सेटिंग के हिसाब से नहीं करते, तो जब आप पेपर प्रिंट लेंगे तो कभी भी आपकी सेटिंग आपके पेपर की सेटिंग के अकॉर्डिंगली नहीं आएगी जो आप लोगों ने सेटिंग यहाँ पर की होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है सेटिंग करने के लिए कि जब भी आप लोग ऐसे पेपर पर प्रिंट लेना चाहते हैं तो पहले आप देखें आपकी पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका पेपर कौन सा है, उसके हिसाब से आप साइज सेट कीजिएगा, उसके बाद आप प्रिंट लीजिएगा। मज़ीद साइज के बारे में बताता चलूँ आपको कि लेटर साइज जो है ये है 8.5 इंच इसकी विड्थ है और 11 इंच इसकी हाइट है। इसके मुकाबले में A4 साइज जो है इसकी 8.27 इंच विड्थ है और 11.69 इंचेस इसकी हाइट है। नॉर्मली लोग लेटर को और A4 साइज को एक ही कंसीडर करते हैं, लेकिन इसमें स्लाइटली डिफरेंस मौजूद है। अगर आप लेटर का साइज देखें तो वो आपको नजर आएगा 8.5 इंच विड्थ है इसकी, उसके मुकाबले में अगर A4 साइज देखें उसकी विड्थ है 8.27, यानी स्लाइटली जो A4 पेपर की विड्थ है वो लेटर पेपर से थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप हाइट की बात करते हैं तो हाइट जो लेटर की है वो है 11 इंच, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप लोग देखते हैं A4 साइज की सेटिंग तो आप लोग देखोगे 11.69, यानी स्लाइटली ज्यादा है हाइट A4 की, किसकी निस्बत, लेटर की निस्बत। तो इस तरीके से हम इसके पेपर का साइज चेक कर सकते हैं। लीगल साइज अगर पेपर आपके में मौजूद है तो आप लोग देखोगे उसकी विड्थ है 8.5 इंचेस, लेकिन उसकी जो हाइट हमारे पास है वो 14 इंचेस है। यानी इसकी विड्थ तो लेटर साइज के पेपर के बराबर ही है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो क्या है, वो 3 इंचेस ज्यादा है, किसकी निस्बत, लेटर की निस्बत। तो इस तरीके से हम
अगर आप लोगों का पेपर की क्योंकि अक्सर मार्केट के अंदर 4 साइज पेपर भी आते हैं, बताते तो हमें है कि ये लीगल साइज पेपर है, लेकिन नॉर्मली हम जब देखते हैं उसकी पैमाइश करके तो वो 14 इंचेस नहीं होता, वो 13 इंचेस होता है। तो हम सोच रहे होते हैं अक्सर कि भाई जब हम पेपर की प्रिंट हमने सेटिंग तो बिल्कुल सही की थी लीगल के हिसाब से, लेकिन जब हम प्रिंट ले रहे हैं तो हमारा डाटा हमारे पेपर के ऊपर प्रॉपर नहीं आ रहा। वजह ये होती है कि जो पेपर मार्केट में मिल रहे होते हैं लीगल के हिसाब से, वो असल में लीगल नहीं होता, वो 4 साइज होता है। यानी हमें बताया तो जाता है कि 14 इंचेस इसकी लेंथ होगी, लेकिन बेसिकली जब हम पैमाने से देखते हैं तो उसकी लेंथ जो होती है वो 13 इंचेस होती है। जब 13 का मतलब ये होता है कि वो थोड़ा सा कम होता है तो हमारी सेटिंग उसके ऊपर नहीं आती। तो इसलिए जब भी अगर आप लोग बुक डिजाइन करने जा रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स करने जा रहे हैं तो कोई भी पेपर जब प्रिंट लेने जा रहे हैं तो आप अपने पेपर को एक दफा स्केल से चेक कर लें कि उसकी एक्चुअल हाइट क्या है। तो एक्चुअल हाइट देखने के बाद उसका आप मोर पेपर साइज के अंदर जाकर भी उसकी सेटिंग यहां से कर सकते हैं। उसका लैंडस्केप और जो भी इसकी सेटिंग आपने करनी है, मार्जिन, हेडर, फुटर, तमाम चीज़ों की सेटिंग आप लोग यहां से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ लगी होगी आपको इस ऑप्शन की। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने प्रिंट एरिया की तरफ। प्रिंट एरिया बेसिकली क्या है? प्रिंट एरिया ये है, जैसे नाम से जाहिर है, कि वो एरिया जिसको हम प्रिंट कर सकें। अब होता यह है कि अक्सर पास हमारा डाटा शीट्स का बहुत ज़्यादा होता है और हम चाहते ये हैं कि उसमें से कुछ डाटा हम प्रिंट लेना चाहते हैं, कुछ डाटा को प्रिंट नहीं लेना चाहते। अब एग्जांपल के तौर पे मैं ये वाला डाटा जो है, ये वाला डाटा, ये 4 कॉलम जो है और इतना डाटा से प्रिंट लेना चाहता हूँ, बाकी हिस्सा मैं प्रिंट लेना नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एरिया में जाके मैं क्या करूँगा, सेट प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, मैं इसको सेट कर दूंगा। जैसे इसको सेट करूंगा तो ये वाला हिस्सा मेरा सेट हो जाएगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारा यही हिस्सा सिलेक्ट हो गया है? तो वो ऐसे पता चलेगा कि जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आप लोग देखोगे आपको सिर्फ उतना हिस्सा प्रिंट में नजर आ रहा होगा, बाकी डाटा आपको प्रिंट में नजर नहीं आ रहा होगा। अगर आप किसी शीट में से कुछ डाटे को प्रिंट करवाना चाहते हैं और कुछ डाटे को प्रिंट नहीं करवाना चाहते, तो जितना हिस्सा प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको प्रिंट एरिया के जरिए सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट एरिया के बाद सिलेक्ट करने के बाद आप उसका प्रिंट ले लेंगे। क्लियर होगी बात? तो दोबारा पेज लेआउट की तरफ चलते हैं और अगर आप लोग ये प्रिंट एरिया का जो सिलेक्शन है खत्म करना चाहते हैं तो दोबारा प्रिंट एरिया के ऑप्शन में जाएंगे और क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे। जैसे ही क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे तो आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, आपका पेपर अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रिंट का एरिया भी सेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ब्रेक है। ये ब्रेक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी ब्रेक अप्लाई करना चाहता हूँ, ब्रेक बेसिकली क्या करता है, ब्रेक जैसे नाम से जाहिर है आपके पेज को डिफरेंट हिस्सों में ब्रेक कर देगा। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर कर्सर लेके आता हूँ और कर्सर लेके मैं यहाँ यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक ऑप्शन पर जाऊँगा और मैं क्या कर दूंगा, इंसर्ट पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे मैं पेज ब्रेक करूंगा तो आप लोग देखोगे आपको डिफरेंट लाइंस नजर आ रही होंगी, यानी उसने ऑटोमेटिकली आपके पेपर को डिफरेंट हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। अब देखें, एक आपका हिस्सा ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 4, यानी उन्होंने ऑटोमेटिकली आपको पेजेस को डिफरेंट ब्रेक्स में डिवाइड कर दिया है जहां से आप लोगों ने यहां से ब्रेक अप्लाई की थी। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ब्रेक का फायदा क्या है तो आप लोग प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। कोई भी आप एक्सेल के अंदर मोस्टली चीजें को आपको देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू जाके चेक करना पड़ता है। तो आप जो जैसे प्रिंट पे जाएंगे आप लोग देखोगे कि आपको सिर्फ वो एरिया नजर आ रहा है जो ब्रेक हुआ है। अब अगर आपको नजर नीचे आए, 1 मिनट आपको दिखाते हैं नीचे से, तो डाटा बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये देखें, आपको ये एक शीट पे ये डाटा आएगा, एक शीट पे ये डाटा आएगा, एक शीट पे ये डाटा आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट पेजेस पे डाटा डिवाइड हो गया ब्रेक करने से। क्लियर होगी बात? अब मैं होम पेज टैब पे जाता हूं, जरा मैं अपने डाटा को जरा कम कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं इसको कर देता हूं डिलीट। क्लियर? अब मैं डाटा सिर्फ इतना ले लिया, ठीक, क्लियर। अब अगर मैं इसको ब्रेक अप्लाई की हुई है तो आप लोग जब फाइल में जाके प्रिंट एरिया में देखेंगे तो आपको देखें ये इतना हिस्सा प्रिंट एरिया में नजर आ रहा है। अगर आप लोग इस पे जाते हैं तो आपको अब सिर्फ ये वाला हिस्सा नजर आएगा प्रिंट में, देखिएगा अब आपको बाकी हिस्सा प्रिंट में नजर आ रहा है। क्लियर होगी बात? तो जो आप हिस्सा ब्रेक करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक और ब्रेक अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अब यहाँ कर्सर मौजूद है और यहाँ पर जाके मैं पेज ब्रेक अप्लाई करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर पेज लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ एक और। अब आप देखो पेज आपका मजीद हिस्सों में ब्रेक
हो गया। ठीक है, अब जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आप लोग देखोगे आपका पेज मजीद ब्रेक हो चुका है। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने पेज को डिफरेंट हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये ब्रेक खत्म करना चाहते हैं तो आप दोबारा जाएंगे उसके अपने ऑप्शन ब्रेक के अंदर, ऑप्शन के अंदर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, एक रिमूव पेज ब्रेक से नजर आ रहा होगा और एक रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स के नाम से नजर आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, रिमूव पेज ब्रेक इसलिए हम अप्लाई नहीं करेंगे कि हमें आइडिया नहीं होता कि हमने ब्रेक कहाँ कहाँ पर अप्लाई की है, तो हम सिंपल रीसेट करेंगे तो ऑल पेज ब्रेक्स जो होंगी वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप ब्रेक्स को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए ब्रेक्स का इस्तेमाल मोस्टली होता नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ऑप्शन मौजूद पड़ा हुआ है तो उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी जगह ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़े तो आप लोग ये ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि अगर आप शीट के ऊपर पीछे कोई बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका सिस्टम खुल जाएगा कि आप कौन सा बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। तो क्या होगा, आपके पूरी शीट के बैकग्राउंड पे एक पिक्चर सेट हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने पेज का कोई और पिक्चर भी ले सकते हैं, कुछ भी लिया जा सकता है जो आपके सिस्टम में मौजूद है। इसे ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। जो न्यू वर्जन्स हैं MS एक्सेल के, उसके अंदर आपको ऑनलाइन पिक्चर बैकग्राउंड लेने का भी फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन ये क्योंकि पुराना वर्जन है इसके अंदर आपको यानी ऑनलाइन लेने की फैसिलिटी नहीं मिल रही। इसमें आपको फैसिलिटी वो मिल रही है जो आपके पास सिस्टम में कोई पिक्चर मौजूद है तो आप उस पिक्चर के जरिए अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। क्लियर? और अगर आप चाहते हैं कि हम ये बैकग्राउंड खत्म करना चाहते हैं तो आप दोबारा बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो जहां आपको पहले बैकग्राउंड नजर आ रहा था अब वहां आपको नजर आ रहा है डिलीट बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब जैसे ही डिलीट बैकग्राउंड करेंगे तो वो आपका बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड अप्लाई भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड को डिलीट भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा चलते हैं प्रिंट टाइटल्स की तरफ। प्रिंट टाइटल बेसिकली वर्क इसलिए करता है कि अगर जैसे प्रिंट एरिया काम करता है वैसे ही प्रिंट टाइटल काम करता है, तो इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली प्रिंट एरिया का काम ही कर रहा है। लेकिन इसके अंदर होता यह है कि एग्जांपल के तौर पे मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया तो अब प्रिंट टाइटल पर चला जाता हूँ। सॉरी, इसको सेलेक्ट नहीं किया, कैंसिल करता हूँ। मैंने भी कोई हिस्सा सेलेक्ट नहीं किया। प्रिंट मैं एरिया टाइटल पर चला जाता हूँ और प्रिंट टाइटल पर जाता हूँ प्रिंट एरिया। वो कहता है प्रिंट एरिया सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, वो कहते हैं कितना हिस्सा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं इतना हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं इसे वापस चला जाता हूं। अब इस प्रिंट एरिया को मैं कोई टाइटल दे सकता हूं, कोई नाम दे सकता हूं। प्रिंट एरिया में क्या था, हमने नाम नहीं दिया था, बस हमने प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर लिया था। तो जैसे ही मैं इसको नाम दूंगा और ओके कर दूंगा तो उसको एक खास उसका एक लेबल लग जाएगा। बस इतना फर्क है और इसमें कोई फर्क नहीं है। बाकी वही काम कर रहा है जो प्रिंट एरिया वाला काम कर रहा है। इसको अगर आप प्रिंट सिलेक्शन को खत्म करना चाहते हैं तो दोबारा आप प्रिंट एरिया पे जाके भी प्रिंट एरिया पे जाके क्या कर सकते हैं, क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सिलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने जो आपका जो प्रिंट सिलेक्शन खत्म कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। प्रिंट टाइटल और प्रिंट एरिया नॉर्मली एक ही तरह का काम करता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें हम टाइटल दे सकते हैं और उसमें टाइटल नहीं दे सकते। बाकी ये काम वही करता है जो प्रिंट एरिया कर रहा है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्केल टू फिट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। स्केल टू फिट के लिए मैं ज़रा थोड़ा सा डाटा मजीद ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसको डाटा को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पर Ctrl+V करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ और Ctrl+V करता हूँ। अब आप लोग देखो नीचे ये लाइन हमारी है, हमारा डाटा जो है वो हाइट से भी बढ़ गया है और हमारा डाटा जो है वो विड्थ से भी डाटा हमारा ज़्यादा हो गया है। यानी डाटा हमारा हाइट वाइज भी ज़्यादा है और विड्थ वाइज भी ज़्यादा है। अगर हम इस डाटे को हम सेट करना चाहते हैं एक शीट के अंदर कि जब हम प्रिंट लेंगे, नॉर्मली अब देखो ये ग्रेड्स और रिमार्क्स जो है ये आपके प्रिंट एरिया में नहीं आ रहा होगा। आप लोग चेक करें, इसे फाइल में जाएं, प्रिंट के ऑप्शन में जाएं तो आप लोग देखो आपको परसेंटेज कॉलम तक नजर आ रहा है, ना ग्रेड आ रहा है ना इसमें रिमार्क्स का ऑप्शन आ रहा है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारा जो डाटा है वो एक पेज के अंदर सेट नहीं है। अगर हम चाहते ये हैं कि हम इस डाटे को एक पेज के अंदर सेट करना चाहते हैं तो एक्सेल हमें एक फैसिलिटी देता है, वो ये है कि अगर हम विड्थ में जाएं, इसमें देखें स्केल टू फिट के ऑप्शन के अंदर विड्थ के अंदर आप ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज। अगर मैं इस डाटे को 1 पेज के अंदर सेट करना चाहता हूँ, मैं 1 पेज सेलेक्ट करता हूँ, तो आप लोग देखोगे कि अब ये लाइन जो अब यहाँ पर नजर आ रही थी वो लाइन नजर नहीं आ रही। अब ये हमारा सारा डाटा जो है वो एक पेज के अंदर आ चुका है। अब अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो आप लोग देखोगे बाकी ऑप्शन जो पहले नजर नहीं आ रहे थे वो भी अब उस पेज के अंदर नजर आ रहे हैं। क्लियर? ग्रेड्स का ऑप्शन भी नजर आ रहा है और रिमार्क्स का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। और यही काम आप लोग हाइट के सिलसिले में भी कर सकते हैं, क्योंकि हाइट ये बल्कि हाइट भी उन्होंने एडजस्ट कर ली है एक पेज के अंदर, तो एक पेज के अंदर हाइट भी हमारी एडजस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी हाइट और विड्थ को एक पेज के अंदर लाया जा सकता है। एक इसमें एक बात समझने की जरूरत ये है कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपको 1 पेज का ऑप्शन मिल रहा है, 2 पेज का, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेजेस और 6 पेजेस का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें यह है कि अगर आपका डाटा जो है 4 या 5 पेजेस पे मुश्तमिल है, 5 पेजेस पे मुश्तमिल है, अब आप उस 5 पेजेस को एक पेज पे अगर डाटा लाना चाहते हैं तो आप कभी भी ये हरकत ना कीजिएगा। क्यों ना कीजिएगा? वो इसलिए नहीं कीजिएगा, अगर आप ये करते हैं तो आपका डाटा इतना कंसाइज हो जाएगा, इतना बारीक हो जाएगा कि आप प्रिंट ले भी लेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा। हम थोड़ी बहुत सेटिंग कर सकते हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर आपका कुछ डाटा सेकंड पेज पे जा रहा है और आप उसे एक फर्स्ट शीट पे लाना चाहते हैं तो आप 1 पेज कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत डाटा अगर बाहर निकल रहा है तो वो एक पेज के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपका डाटा जो है 4 पेजेस से पे आ रहा है और कुछ डाटा आपका 5वें पेज पे जा रहा है तो आप लोग वहां पर कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? 4 पेजेस का, कि डाटा जो 5th पेज पे जा रहा है वो 5th पेज पे ना जाए, वो कहाँ आ जाए? 4 पेज पे आ जाए। तो इस तरीके से अगर हमारा डाटा 7th पेज पे जा रहा है आप उसे 6 पेज पे लाना चाहते हैं तो हम 6 पेज का ऑप्शन यूज करेंगे। तो मतलब ये है कि अगर डाटा थोड़ा बहुत सेटिंग करना है तो हम उससे पिछला ऑप्शन सेलेक्ट करके पेज का हम उसमें पेज की सेटिंग कर सकते हैं। क्लियर? तो हम इसको विड्थ वाइज भी कर सकते हैं और इसको हम हाइट वाइज भी इसी तरह 1 पेज, 2nd पेज, 3rd पेज, अगर डाटा हमारा हाइट से ज़्यादा जा रहा है तो हम उसे फर्स्ट पेज पे लाना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज, 2nd पेज और 3rd पेज का ऑप्शन यूज़ करते हुए हम जो डाटा हमारा शीट से बाहर निकल रहा है उसको हम एक शीट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर आप कहते हैं जी हम इन झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, विड्थ और हाइट के झंझट में हम नहीं पढ़ना चाहते, तो आप ये डाटा स्केल वाइज भी सेट कर सकते हैं। ठीक है? स्केल वाइज देखिए आप लोग, ये डिफॉल्ट में जो आपको स्केल नजर आता है वो नजर आता है 100%। जब आप कोई भी एक्सेल की शीट खोलेंगे तो आपको डाटा कितना नजर आएगा? 100%। ठीक है? अब जब 100% यहाँ पर स्केल मौजूद है तो आप लोग देखोगे आपकी लाइन जो है वो ग्रेड और रिमार्क्स से इधर है, यानी ग्रेड और रिमार्क्स का डाटा जो है वो आपकी शीट के अंदर नहीं आ रहा। जब आप प्रिंट लेंगे, जब आप प्रिंट लेंगे तो ये पहले कॉलम तो प्रिंट हो जाएंगे, ये ग्रेड और रिमार्क्स का कॉलम प्रिंट नहीं होगा। तो अभी हमने विड्थ और हाइट में ये देखा था कि हमने 1 पेज सेटिंग की थी तो ऑटोमेटिकली वो डाटा हमारा पेज के अंदर आ गया था। लेकिन अगर आप स्केल वाइज इसको सेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? स्केल अगर 100% है तो आप स्केल का साइज कम करेंगे। जब आप स्केल का साइज कम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका डाटा जो है एक शीट में आना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर करके देख लेते हैं। अब इसमें क्या शो कर रहा है? 100%। अगर मैं इसको करता हूं बैक साइड पे करता हूं 95%, 90%, अब देखो लाइन मूव कर रही है, और 85%, 80%। जैसे ही मैं 80% पे आया तो मेरी लाइन जो थी वो परसेंटेज को टच कर रही थी, अब वो लाइन रिमार्क से इधर चली गई है, यानी अब उसने क्या कर लिया? इस एरिया को कवर कर लिया है। अगर हाइट वाइज देखूंगा तो हाइट वाइज भी वो कवर कर चुकी है। इसका मतलब यह है कि 80% स्केल पे मेरा सारा डाटा एक शीट के अंदर आ रहा है। अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू में जाकर चेक करूं तो आप लोग देखोगे कि आपका सारा डाटा एक शीट के अंदर मौजूद है। क्लियर? तो इस तरीके से हम पेज की सेटिंग जो है अपनी कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली उसको हम कर सकते हैं, विड्थ वाइज भी कर सकते हैं, हाइट वाइज भी कर सकते हैं, और स्केल भी उसका सेट किया जा सकता है। हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है शीट ऑप्शन। शीट ऑप्शन में हमें डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे तो हम उसे देखते हैं कि उसमें पहला ऑप्शन हमारे पास है शीट का राइट टू लेफ्ट।
राइट टू लेफ्ट। अगर मैं राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन यूज करता हूं तो ये क्या करेगा, हमारा पहला कॉलम जो है राइट साइड पे आ जाएगा, यानी जैसे हम डायरेक्शन होती है, टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इस तरह शीट हमारी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं शीट पे क्लिक करता हूं तो आप लोग देखोगे हमारा सारा डाटा उठ के राइट साइड पे आ गया। अब हमारा जो सीरियल नंबर कॉलम था, ये वाला कॉलम पहले हमारे लेफ्ट साइड पे शो हो रहा था, अब हमें कहां शो हो रहा है, राइट साइड पे शो हो रहा है। अगर हम वापस करेंगे ब्रिंग टू लेफ्ट तो हमारा डाटा वापस हमारा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अब शीट का जो सेटिंग राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स का। अब आप ग्रिड लाइंस देखें, ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, सेल नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये ग्रिड्स हैं। क्या है, ग्रिड लाइंस है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस व्यू के बटन पर टिक हुआ है, अगर मैं व्यू का बटन खत्म कर देता हूं तो आप लोग देखोगे कि आपको कोई भी सेल नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर आप दोबारा क्लिक कर देते हैं तो आपको दोबारा टेबल सारा नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रिड लाइन शो भी कर सकते हैं, ग्रिड लाइन को खत्म भी किया जा सकता है। उसके बाद जो ये प्रिंट का ऑप्शन नजर आ रहा है ग्रिड लाइंस के नीचे, ये बेसिकली क्या काम करता है, ये बेसिकली ये काम करता है कि मैं आपको करके दिखाता हूं कि अगर हम इसको अभी प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक नहीं किया हुआ, अगर हम इसके प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो आप लोग देखोगे कि जो हम प्रिंट ले रहे हैं वो डाटा तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन जो इसकी ग्रिड लाइंस थी वो प्रिंट नहीं हो रही। हमें प्रिंट के अंदर सिर्फ उसका डाटा प्रिंट होगा, उसका टेबल प्रिंट नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि डाटे के साथ वो टेबल भी प्रिंट हो, वो उसका बॉर्डर भी प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे, हम पेज लेआउट के अंदर जाके प्रिंट के ऑप्शन पर टिक कर देंगे। जब हम प्रिंट के ऑप्शन पर टिक करेंगे, अब हम जाके जब इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो आप लोग देखोगे कि अब आपको वो उसका ये हम दूसरे पर टिक कर दिया था, हमने हेडिंग वाले प्रिंट पे क्लिक कर दिया, हमने क्लिक करना है ग्रिड लाइंस वाले प्रिंट पे। जैसे ही मैंने ग्रिड लाइंस वाले प्रिंट पे प्रिंट किया, मैं इसके फाइल पे जाके मैं इसके प्रिंट को देखूंगा तो आप लोग देखोगे कि अब आपका डाटा जो है वो आपको ग्रिड लाइंस में नजर आ रहा है। यानी पहले जो डाटा आपको सिर्फ डाटा नजर आ रहा था, उसके सेल्स नजर नहीं आ रहे थे, अब क्या है, जैसे ही मैंने प्रिंट के ऑप्शन पर टिक किया तो डाटे के साथ आपको उसका बॉर्डर भी या उसकी ग्रिड लाइंस भी नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से अब दोबारा प्रिंट पर क्लिक कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। अगर हम दूसरा इसका हेडिंग वाला ऑप्शन देखें, हेडिंग के ऑप्शन में भी वही बात है। हेडिंग बेसिकली क्या होती है, हेडिंग हमारे ये जो कॉलम का जो नेम होती है और जो रोज के नेम होते हैं, ये बेसिकली हमारी हेडिंग कहलाती हैं। जैसे आपको ऊपर नजर आ रहा है ABCDEFGH, ये देखिए ABCDEFGHIJKLMNOP, ये बेसिकली क्या है, ये हमारी हेडिंग है। और इस तरह 1 2 3 4 5 6 ये हमारी हेडिंग है। अब अगर आप इसका व्यू खत्म करते हैं हेडिंग का, तो आप लोग देखोगे कि आपको ना रोज नजर आ रही हैं और ना इसका कॉलम नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो आप लोग देखोगे आपको ये भी नजर आ रही हैं, कॉलम के हेडिंग भी नजर आ रही है और रो की हेडिंग भी नजर आ रही है। सिमिलरली फंक्शन जैसे हमने ग्रिड लाइन में देखा था, अगर हम चाहते हैं कि ये वाला जो डाटा है, जो कॉलम के जो नेम है और रोज के नेम है हमारे प्रिंट एरिया में भी शो हों, तो आप लोग क्या करोगे, जो हेडिंग के नीचे वाला प्रिंट है इस पर भी टिक कर देंगे। जब इस पर भी टिक कर देंगे और आप प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखेंगे तो आप लोग देखोगे कि अब आपको इसके हेडर की भी हेडिंग जो हमारी प्रिंट में आ रही है और रोज की भी हेडिंग प्रिंट में आ रही है। अगर हम ये खत्म कर देते हैं प्रिंट, तो अब अगर हम जाके देखेंगे तो अब हमें वो चीज नजर नहीं आ रही होती। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कॉलम के नेम और रोज के नंबर जो हैं वो प्रिंट एरिया में शो करना चाहते हैं प्रिंट पेपर पे, तो आप उसकी प्रिंट पे टिक कर देंगे। क्लियर होगी बात? उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो शीट ऑप्शन है ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है वो अरेंज का ऑप्शन है। अरेंज का ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब हम अपनी शीट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हैं। जब हम शीट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अप्लाई करेंगे तो हम इनको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए बेहतर तरीकाकार ये है कि हम पहले कोई ऑब्जेक्ट लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई इंसर्ट में जाके कोई शेप ले लेता हूँ। अब शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया। जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया तो मतलब ये है कि अब मैं इस जो अरेंज का फंक्शन है इसका पेज लेआउट का, वो अच्छे तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक मैंने शेप ये ले ली और एक शेप में और ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर शेप में जाके एक शेप में ये ले लेता हूँ।
क्लियर। अब इसका साइज, इसका कलर मैं एग्जांपल को चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने। अब मेरे पास दो शेप आ गई हैं, एक ये शेप है और एक ये शेप है, ठीक क्लियर। अब एग्जांपल के तौर पे मैं पेज लेआउट के ऑप्शन पे जाता हूँ। अब आपको ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू फॉरवर्ड नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर इसको लेके आता हूँ, ठीक है, अब ये मेरे पास कौन सा बॉक्स सिलेक्ट है, ओवल शेप जो है ये सिलेक्ट हुई है। एग्जांपल के तौर पे मैं इसको चाहता हूँ कि इसको बैक साइड पे लेके जाऊँ, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट पकड़ के बॉक्स को भी सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सॉरी, मैं इस ओवल को सिलेक्ट करूंगा और ओवल को सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही इसको सेंड टू बैकवर्ड करूंगा, सेंड टू बैकवर्ड करूंगा, तो हमारा क्या होगा, हमारी ऑब्जेक्ट जो है उस शेप से पीछे चले जाएगा। और अगर मैं उसको सेंड टू ब्रिंग टू फॉरवर्ड करूंगा तो क्या होगा, वो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो शेप के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को आगे पीछे यानी बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे मूव कर सकते हैं। लेकिन ये सेटिंग अब तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे अपनी शीट के ऊपर यूज किए हुए। अब डिफरेंट शीट्स के ऊपर यूज करके आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को मूव टू बैक और मूव टू फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन बेसिकली क्या होता है, वो ये बताता है कि आपने अपनी शीट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं, डाटा यूज नहीं किया, कितने ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं। अब मैं जैसे ही टिक करूंगा सिलेक्शन पेन के अंदर एक पेन खुल जाएगा। अब वो बता रहा है कि आपने एक ओवल शेप यूज की है और एक रेक्टेंगल शेप यूज की है। तो हमारे और सिलेक्शन पेन के अंदर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, एक ये और एक ये, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन पेन शो कर रहा है। आप मजीद ऑब्जेक्ट्स लेंगे वो भी सिलेक्शन पेन के अंदर नजर आएंगे। क्लियर होगी बात। सिलेक्शन पेन पर क्लिक करते हैं दोबारा तो सिलेक्शन पेन रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अलाइन का ऑप्शन है। अलाइन का ऑप्शन हम अगर देखें तो आप टिक इस पर क्लिक करें तो आपको देखेंगे कोई भी आपको ऑप्शन ऑन नजर नहीं आ रहा। ये ऑप्शन इसलिए ऑन नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये हम ऑप्शन हम ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब हम एक, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपस में सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वक्त हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, इसलिए इसके जो ऑप्शंस हैं ये हमें मध्यम नजर आ रहे हैं, ऑन नजर नहीं आ रहे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ के दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूं, मतलब मैंने इस ओवल शेप को भी सिलेक्ट कर लिया है और साथ में मैंने रेक्टेंगुलर शेप को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं अलाइन के ऑप्शन में जाता हूं तो आप लोग देखोगे अब सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब अगर एग्जांपल के तौर पे मैं अलाइन लेफ्ट करता हूं तो क्या होगा, सारा डाटा जो है अलाइन हो लेफ्ट हो जाएगा। अगर मैं अलाइन राइट करता हूं तो डाटा अलाइन राइट हो जाएगा। अगर इसको मैं एक और चीज भी कर सकता हूं, इसको मैं यहां रखता हूं, ये ऐसे करता हूं और शिफ्ट पर आके ये करता हूं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे अलाइन का ऑप्शन यूज करता हूं लेफ्ट का, तो आप लोग देखोगे दोनों लेफ्ट पे चले गए हैं। और अगर मैं इनको राइट करता सेंटर करता हूं तो ये सेंटर आ गए हैं। और अगर लाइन में इसको राइट करता हूं तो ये क्या हो गया, आपकी शीट के राइट साइड पे चले गए हैं। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये जब हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह पर अलाइन कर सकते हैं। क्योंकि अलाइन का मतलब आप जानते हैं, अलाइन का मतलब होता है तरतीब देना, उसकी सेटिंग करना, उसकी अलाइनमेंट सेट करना। तो उम्मीद करते हैं आपको अलाइन का फंक्शन समझ आ गया होगा। सिमिलरली हमारे पास ये ग्रुप का ऑप्शन है। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना चाहते हैं, हम शिफ्ट पकड़ के इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और इनको ग्रुप कर देंगे तो आप लोग देखोगे तो ये दोनों ऑप्शन ग्रुप हो गए हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे सॉरी अभी यहां पे इसको रखते हैं और शिफ्ट प्रेस करके ये सिलेक्ट किया मैंने और मैंने इसको कर दिया ग्रुप, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसको मैं मूव करूंगा तो पूरा ऑब्जेक्ट इकट्ठा मूव हो रहा है। हमारा ओवल शेप और जो क्या कहते हैं हमारी रेक्टेंगुलर शेप जो है वो आपस में ग्रुप हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो इनको सिलेक्ट करके आप अनग्रुप भी कर सकते हैं। और जो ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास है रोटेट का, तो रोटेट क्या करता है, रोटेट आपको पता है कि आप रोटेट इसको सिलेक्ट करें, इसको रोटेट करें, आप इसे किसी एंगल पर भी अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम जो ये अरेंज का फंक्शन है, ये हम अरेंज का जो ग्रुप है ये हम तब यूज कर सकते हैं कि अगर हमारी शीट के ऊपर किसी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।